हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम जो लास्ट टॉपिक था वो हम पढ़े थे, क्या पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि पदार्थ अवस्था परिवर्तन हम पढ़े थे। उसमें हमने जल के बारे में देखा था, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन है उस टॉपिक का नाम, जिसमें हम जल आपका तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो पाई जाती है तो हम उसको जल को क्या करते हैं, ठोस है जैसे कि बर्फ है तो बर्फ से हम उसे द्रव में कर सकते हैं, द्रव यानी कि आपका जल हो गया। फिर उसके बाद उसे भाप में बदल सकते हैं यानी कि गैस में। फिर जब गैस को जब और ठंडा ठंडा किया जाता है तो क्या होता है, जल में बदलता है, जल को और ठंडा करते हैं तो बर्फ में बदल जाता है। यानी कि उसकी अवस्थाओं को हमने परिवर्तन किया था, मतलब पढ़ा था उसके बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे तापमान परिवर्तन का प्रभाव। यानी कि वस्तु है, वस्तु पे अगर आप तापमान डालते हैं तो उसमें पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम आज देखने वाले हैं। इसकी क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप के बारे में हम पढ़कर सुनाते हैं। आपको समझ में आता है तो कीजिए, नहीं समझ तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको भी शॉर्ट वीडियो में करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज का जो टॉपिक है, और हम बता दें अगर आप इस चैप्टर का नाम तो हमारे आसपास के पदार्थ है, नाम है इस चैप्टर का। अगर आपको कोई भी दिक्कत समझ में आती है, कुछ भी, अगर क्लास 9th के मैथ से रिलेटेड हो गया, साइंस से रिलेटेड हो गया, जो भी दिक्कत आती है मैथ और साइंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए या फिर चैनल पर जाइए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या है, आज का हेडिंग लिखेंगे तापमान परि हम क्या देख रहे हैं, तापमान परिवर्तन की दर, परिवर्तन का दर नहीं है, प्रभाव है। अगर वर्ड लिखने में कहीं मिस्टेक हो जाता है तो हमारे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम बोल क्या रहे हैं और लिख क्या रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसकी एक क्रियाकलाप है आपका 1.112 है, और हमको लगता नहीं है कि और बुक में होगा। तो आप देखिए क्या है कि हम आवश्यक सामग्री जो है, हम बीकर लेंगे, थर्मामीटर लेंगे और आयरन आयरन स्टैंड और क्लैंप क्लैंप लेंगे, क्लैंप लेंगे और बर्तन लेंगे, तार की जाली लेंगे, बर्फ कांच की छड़ आदि आपकी आवश्यक सामग्री है। जैसे कि एक बीकर लिए, ठीक है, इस तरह का बीकर है, समझिएगा बात को। इसमें हमने बर्फ का टुकड़ा ले लिया, फिर उसके बाद ये नीचे से हमने क्या कर दिया, इसको जला दिया, नीचे से हमने क्या कर दिया, इसे जला दिया। तो इससे क्या होगा, जलाने पर क्या होगा, यानी कि नीचे हमने आग लगा दी, ऊपर बीकर है, मतलब इस तरह से स्टैंड पर वो है, समझिएगा बात को, इस तरह के स्टैंड पर है आपका। ठीक है, और क्या लेंगे, थर्मामीटर इस तरह से लटकाएंगे, ठीक है, ऊपर से, कि ये जो थर्मामीटर होगा उसकी एक सिरा यहां से यानी बर्फ पे टच करेगी, एक सिरा क्या, बर्फ पे टच करेगी। कि क्यों टच करेगी, क्योंकि जब इसमें हम आग लगाएंगे तो उस समय का हम इसका टेम्परेचर नाप लेंगे, और उसके बाद जब वो पिघलने लगेगा तब उस पे हम टेम्परेचर नापेंगे। उसके बाद जब वो पिघल जाएगा, एकदम पिघल जाएगा, तो उसके बाद भी हम टेम्परेचर उसको देख लेंगे। इतना ये क्रियाकलाप है। अगर हम पढ़कर सुनाते हैं तो उसमें क्या बोला है कि एक बीकर में 150 ग्राम का बर्फ लीजिए, जिस तरह से अभी हमने बताया है किस तरह से आप बर्फ लीजिए। ठीक है, बर्फ का टुकड़ा ले, यह चित्र के अनुसार ये जो हमने बनाया है, ठीक है, अनुसार उसके प्रयोगशाला में इसको करेंगे। अब घर भी कर सकते हैं ना, अगर आपके पास वो जितनी सामग्री रिक्वायरमेंट है इसकी उतना आपके पास है तो आप कर सकते हैं घर पे। फिर उसके बाद हमको थर्मामीटर को इस प्रकार लटका देखिए, थर्मामीटर का
जो बल्ब है, यानी कि यह सिरा क्या हो कि बर्फ को छू रहा हो, बर्फ को छू रहा हो। इतना देखिए, ये लिखवाने का कोई वैसा जरूरत नहीं है, आप खुद से भी बनाकर भी लिख सकते हैं जो हमने बोला है, ठीक है। आगे धीमी उच्च आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें, जैसे हमने अभी बोला। फिर उसके बाद बोला है कि जब बर्फ पिघलने लगे तो थर्मामीटर थर्म तो तापमान नोट कर ले। जब बर्फ पिघलने लगे तो उसका तापमान क्या करना है, हमको नोट कर लेना है। फिर उसके बाद क्या बोला है, जब जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट कर ले, ठीक है। उसके बाद ठोस से द्रव में अवस्था में होने वाले परिवर्तन को प्रेक्षण को नोट करें। यानी जैसे कि बर्फ है, ठीक है, बर्फ क्या हुआ, लिक्विड में परिवर्तन हो गया। जैसे बर्फ था, बर्फ इस पानी में परिवर्तन हो गया। जब ये लिक्विड में परिवर्तन हो गया तो हम उसके प्रेक्षण यानी कि उस बर्फ से जब द्रव में बदला तो उसको जो बदला है तो उसको हमने जब ध्यान से देखा तो हमको क्या समझ में आया, ठीक है। अब बीकर में कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने ना लगे। क्या बोला है कि जैसे कि अभी तो ये क्या हुआ, जल हो गया, जल को और गर्म करो, तब जब तक गर्म करो जब तक कि उबलने ना लगे। उबलने लगेगा तो यानी कि वो किसमें बदलने लगेगा, आपका उबलेगा ना तो वो आप गैस में परिवर्तन होने लगेगा, यानी उसमें से गैस ऊपर उड़ने लगेगी, ठीक है, भाप जिसे बोलेंगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें, यानी कि जब उबलने लगे तो उस जो थर्मामीटर इस पर टच कर रहा है उस पे आप बराबर नजर डालें कि उस पे तापमान बढ़ रहा है घट रहा है। ऑब्वियसली बढ़ेगा, ऐसे नहीं घटेगा, क्योंकि ठंडा तो कर नहीं रहे कि घटेगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। और है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इतना काफी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बर्फ पर पिघलना शुरू कब कर देता है, कब, 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए, बर्फ पिघलना कब शुरू होगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस से जब आगे बढ़ेगा तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा, समझे बात को। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यह उबलना कब शुरू होगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान आएगा, पहुंचेगा इस जल का तो वो उबलना शुरू हो जाता है। क्या, वो उबलना शुरू हो जाएगा, यानी उससे भाप निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप यह बोल सकते हैं कि जल का न्यूनतम ताप क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अधिकतम ताप क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप लिख लीजिएगा, जो हम बोले हैं उसको आप गौर कीजिएगा। यह इतना था, ठीक है। और क्या था आगे है, ये तो क्रियाकलाप के द्वारा आपको समझ में मतलब समझा दिए किस तरह से करना है। अगर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है तो उसके लिए सामग्री चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है, उसको भी हम वीडियो बना देंगे। आगे ले जाइए, द्रव की अवस्था परिवर्तन संबंधित भौतिक गुण। हम क्या देख रहेंगे कि जो द्रव है, द्रव की अवस्था है, द्रव की अवस्था परिवर्तन संबंधित क्या देख रहे हैं, संबंधित भौतिक गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि द्रव की अवस्था परिवर्तन संबंधित भौतिक गुण के बारे में हम देखेंगे, जिसमें हम पहला बात करेंगे गलनांक तथा हिमांक। किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, गलनांक तथा हिमांक के बारे में, ठीक है। गलनांक क्या है, गलनांक किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखिए पेपर में आ जाता है कि गलनांक किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, इसके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे क्या है आपका गलनांक तथा हिमांक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड आपका फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात हम करेंगे। तो वायुमंडल में
वायुमंडल में अगर हम बात करते हैं, वायुमंडल में मानक द्रव यानी कि मानक दाब जो है, देखिए वायुमंडल 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 के मानक दाब, जो वायुमंडल का जो मानक दाब है उस पे हम क्या करते हैं कि जब, ध्यान सुनिएगा, जो वायुमंडल का जो मानक दाब है उस पे हम जब दाब पर, जब हम पदार्थ, जो पदार्थ है, कोई पदार्थ है, जैसे कि वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ, कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस यानी कि, हाँ ठोस की बात करेंगे, ठोस अवस्था से, ब्रैकेट में ठोस अवस्था से, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गलनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, देखिए वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, होता है उससे गलनांक कहते हैं। हिमांक की बात क्या करेंगे, हिमांक की बस इससे थोड़ा सा हम क्या लिखेंगे कि इसके विपरीत क्या होगा कि वायुमंडल का जो मानक दाब होगा उस पे जब दाब लगाते हैं तो कोई पदार्थ जब आपका द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे हम हिमांक कहते हैं। बस ठीक इसका उल्टा लिख लेंगे कि गलनांक कहते हैं, लिखेंगे इसके विपरीत, इसके हम विपरीत लिखेंगे वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हिमांक, उसे हिमांक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। जब देखिए सिंपल सी बात है, जब ठोस से द्रव में बदलेगा तो उसे हम गलनांक कहेंगे, जब वो द्रव से जब ठोस में बदलेगा तो उसे हम हिमांक कहते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल से वर्ड में आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है। अगला हेडिंग है क्वथनांक और द्रव्यांक, क्वथनांक और द्रव्यांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एंड लिक्विफिकेशन, ठीक है। इसको देखेंगे, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको उतार रहे होंगे तो उतार लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके हम हेडिंग दूसरा लिखते हैं। अगला हेडिंग है आपका क्वथनांक तथा द्रवणांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एंड लिक्विफिकेशन, जिसको हम बोलेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे, जो क्वथनांक है आपका, जिसमें वायुमंडल का जो मानक दाब है उस पर क्या होगा कि इस पर हो आपका द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तन होगा, यानी कि
लिक्विड से सीधे वो गैस में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, आपका ये जो हेडिंग है लिख चुके हैं यहां से, तो क्वथनांक तथा हिमांक था, तो इसको हम इरेज करते हैं, लिखेंगे क्वथनांक ने हम पहले लिख दिए थे, बीच में वीडियो कट गया था। ठीक है, क्वथनांक तथा सॉरी हिमांक नहीं है ना, द्रवणांक है, द्रवणांक को क्या बोलेंगे, लिक्विफिकेशन, इसकी हम बात कर रहे हैं। समझिएगा बात को, कोई इसमें ज्यादा हमको कुछ वैसा नहीं है, बड़ा सा टॉपिक है जो हमको नहीं समझ में आएगा, सारी बातें एकदम समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर हम क्वथनांक को लिखते हैं तो लिखेंगे कि वायुमंडल का वह मानक दाब जिसपे निश्चित ताप पर, लिखते हैं पहले समझिएगा, क्या लिखेंगे कि वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प यानी कि गैस में परिवर्तन होता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक का कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि सिंपल सी बात है, बॉइलिंग मतलब बॉइल मतलब उबालना होता है, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझे बात को, यानी कि वायुमंडल का वह मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर, देखिए क्या लिखना था, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ निश्चित ताप पर लिखना है, यहाँ पे कोई पदार्थ निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तन होता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। इसके विपरीत हम द्रवणांक के लिए हम बस इसके विपरीत लिख देंगे कि वायुमंडल का वह मानक दाब पर कोई पदार्थ निश्चित ताप पर क्या लिखेंगे, निश्चित ताप पर वाष्प से यानी गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रवणांक यानी कि लिक्विफिकेशन। ठीक है, इसको आप लिखिएगा खुद से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे है वाष्पन है, संघनन है और उद्वापातन है, इसको हम देख लेते हैं। और ये जो हेडिंग है ये वाला आप यहाँ पर डालकर लिख लीजिएगा, या इसी में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग भी लिख सकते हैं आप, एक में लिखिए। सिमिलर सा था तो थोड़ा सा विपरीत है ना, तो हम उसको एक साथ लिखवा दिए हैं, क्योंकि आपको वहां एक दूसरे से कनेक्ट करने में आपको ज्यादा आसानी होगी, याद करने में भी उतना कठिनाई नहीं होने वाली है। ठीक है, जैसे कि हम ऊपर क्या लिख पाए थे कि गलनांक और हिमांक अलग अलग हेडिंग होगा, गलनांक कैसे कहेंगे, हिमांक कैसे कहेंगे। गलनांक तथा हिमांक हमने एक ही करके लिखा है, क्योंकि गलनांक क्या है, हिमांक का विपरीत है, उससे आप क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ भी क्या है, क्वथनांक और द्रवणांक का विपरीत है, वहां से आपको क्लियर होगा।
आगे देखते हैं हेडिंग वाष्पन। वाष्पन क्या है? वाष्पन की बात करेंगे, इसको इरेज करते हैं ना, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं ना। आप क्लियर हो गया होगा, आप उतार सकते हैं इसको, वीडियो को बंद रोकिए, उसके बाद आप उसको उतारिए। क्या देखिए वाष्पन, वाष्पन हम वाष्पन देखेंगे, संघनन देखेंगे, संघनन ऐसे लिखते हैं, हाँ संघनन एवं और क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वापातन एवं ऊर्ध्वापातन, ठीक है, ये सही है, ठीक है। ठीक है, संघनन तो आप बहुत बार पढ़े होंगे, ठीक है। आप आप अगर बात करते हैं तो आप 5-6 से पढ़ते होंगे संघनन की बात, ठीक है। इन वहां से आपको, क्योंकि वहां पूछ लेता है ना कि बारिश किसके कारण होती है, बादलों के संघनन के कारण। बारिश किसके कारण होती है? बादलों के संघनन के कारण। तो यही वर्ड हम यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, आपका क्या है, संघनन की। और हम वाष्पन भी देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे वाष्पन। हम क्या देखेंगे? वाष्पन, ठीक है। वाष्पन को हम क्लियर करेंगे। वाष्पन क्या है कि यदि किसी बर्तन में कोई द्रव है, लिखेंगे जब किसी बर्तन में कोई द्रव है, जब कोई बर्तन में कोई द्रव, कैसा द्रव? जैसे जल, जैसे क्या, जल हो गया, जल हो गया, रखते हैं, ठीक है। जब हम किसी बर्तन में कोई द्रव, जैसे कि हम जल रखते हैं, तो क्या होता है, हो रखते हैं, रखा जाता है या फिर रखा होता है, रखते हैं तो क्या हो जाता है, उससे उसके उसके ऊपरी पृष्ठ पर, पृष्ठ पर क्या हो जाता है, द्रव की जो द्रव के अणु होते हैं, द्रव के अणु मुक्त होकर वायुमंडल में, देखिए जब किसी बर्तन में कोई द्रव जैसे कि जल रखते हैं, तो उसके ऊपरी पृष्ठ से, उसके ऊपरी पृष्ठ से द्रव के अणु, द्रव के अणु क्या हो जाते हैं, द्रव के अणु वायुमंडल में, वायु वायु मंडल में जाने लगते हैं। जैसे कि हम वाष्पन क्या है कि जब कोई बर्तन हो गया, अगर बर्तन में कोई जल हमने रखा है, तो क्या होगा कि उसके जो ऊपरी पृष्ठ होगा, जल का जो ऊपरी पृष्ठ होगा, उससे क्या होगा, जैसे कि जैसे हमने इस तरह का कोई बर्तन लिया है, थाली ले लिया, मान लीजिए जल है, ठीक है। तो ये जल का जो ऊपरी पृष्ठ होगा, ये इससे क्या होगा कि जो जल के अणु होंगे वो धीरे धीरे करके वाष्प में बदलना शुरू हो जाएंगे। किस में बदलना शुरू हो जाएंगे? वाष्प में बदलना शुरू हो जाएंगे। उस यह क्रिया जो प्रत्येक ताप पर होती है, यह क्रिया जो है ना प्रत्येक ताप पर होती है, ऐसा नहीं कि उसको हम बहुत गर्म करेंगे तभी होगी, ठीक है। लिखेंगे जाने लगते हैं, यह क्रिया प्रत्येक, यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, उसे वाष्पन होती है।
वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वाष्पन कहते हैं। जब देखिए ये सिर्फ बर्तन में नहीं होगा ना, नदियों से भी होगा, समुद्रों से भी होगा, ठीक है, समझे बात? यहां से यहां तक कनेक्ट होगा सारी हेडिंग इसमें। वाष्पन क्या है कि जैसे कि जल, जब कोई जल लिए, जल किसी बर्तन में डाले, या फिर समुद्र का जल हो गया, नदियों का जल हो गया, तालाबों का जल हो गया, क्या हो गया, उसके ऊपरी पृष्ठ से क्या होगा, उसकी जो जल के जो कण होंगे वो धीरे धीरे वायुमंडल में जाने लगेंगे, यानी कि वो वाष्प में बदलना शुरू होंगे। वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गर्मी होगी तभी, यह क्या बोला है कि इस यह क्या बोला है कि यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। ऐसा नहीं है कि उसको हम बहुत ज्यादा गर्म करेंगे या फिर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तभी, ये क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। बहुत कम या ज्यादा मतलब ज्यादा गर्मी तो ज्यादा होगी, अगर गर्मी नहीं है, ठंडी है थोड़ा, तो उसमें कम होगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संघनन की। क्या बात करेंगे? संघनन की। लिखेंगे संघनन। संघनन क्या है? अभी हमने बोला था कि संघनन क्या है, कि संघनन क्या है, जैसे कि यह जो वाष्प है, ये जो कणें हैं जल की, वो क्या हो गई, आपकी आकाश में गई, ऊपर यानी कि वायुमंडल में गई। वहां पर किस, देखिए पहले लिखते हैं किसी, इसको लिखेंगे फिर समझते हैं। किसी पदार्थ की वाष्प, किसी पदार्थ की वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन, किसी द्रव, किसी किसी पदार्थ के वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की क्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। देखिए ये ऐसा नहीं है बदल गया है, एक क्रिया हो रही है, जो क्रिया हो रही है उसको हम संघनन बोलेंगे। समझे बात को? यहां पर नहीं, वो क्रिया हो चुकी है। देखिए हम अभी बात किए थे क्या, कि द्रवणांक, यानी कि उसमें क्या हो रहा था कि वाष्प द्रव में बदल रहा था, वो बदला, वाष्प द्रव में बदला। यहां पर वो बीच के जो क्रिया शुरू हो रही, जो क्रिया हो रही है, उस जैसे कि वाष्प को द्रव में बदलने की में परिवर्तन की क्रिया को संघनन कहते हैं। इस संघनन के कारण ही क्या होता है, वर्षा होती है। इन संघनन के कारण बादलों के, जैसे कि ये जो है ना वाष्पन, वाष्पन के कारण क्या है, बूंद जो जल की कणें हुई ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वो ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद वो क्या हुई, उस ठंडे होने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। तो संघनन क्या है, संघनन के कारण क्या होती है, बारिश होती है। समझे आप? तो यहां से बोला है कि किसी वाष्प को पर्याप्त रूप से ठंडा करने अथवा बिना ठंडा किए ही वाष्प का दाब बढ़ाने से उसे संघनित किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं तो जाड़े के मौसम में रात के वायुमंडल का ताप कम हो जाने पर वायु में उपस्थित जल वाष्प की जल वाष्प क्या होती है, द्रव में परिवर्तित। ठंडी की बात, ठंडा मौसम की बात करेंगे, जब ठंडियों में क्या होता है कि रात के समय बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, तो जो ऊपर जो कड़े गई है उड़ के, जल की जो कड़े हैं, जल वाष्प, वो ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद क्या होती है, वो जल में परिवर्तन हो जाता है। तो वो सुबह सुबह हम देखेंगे तो जिसे हम ओस भी कहते हैं, वो गिरा रहता है। ठीक है, किसके कारण? वो संघनन के कारण ही हो रहा है। समझिए आप? आगे है ऊर्ध्वापातन। अगला हेडिंग है ऊर्ध्वापातन। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे ऊर्ध्वापातन को, हेडिंग को। आज के लिए बस इतना रखेंगे। देखिए आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, इससे इसको कनेक्ट किए, उसके बाद हम ऊर्ध्वापातन करेंगे तो उसको भी हम कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक हम बता दें कि लगभग 3 या 4 इसका लेक्चर हो सकता है, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 9 लेक्चर
तक तो हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत समझ में आती है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।